अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया की नज़र के अंदर, हमें मुसलमानों को किस नज़र से देखा जाता है, जैसे गर्दी की निगाह से देखा जाता है। ठीक है, जहाँ हम कहीं भी किसी भी मुल्क में, दुनिया किसी भी कोने में हम चले जाएं तो सामने वाला यही समझता है कि मुसलमान है तो लाजमी ये दहशतगर्द ही होगा। तो इस बारे में हमें और डीप में अदिल भाई बताएंगे। अदिल भाई जी, तो काफ़ी अच्छा इशू आपने रेस किया इस्लामोफोबिया। ये एक करंट इशू है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको जो है काफ़ी गहरी निगाह से देखा जा रहा है। मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्री आई है, लेकिन हमें पहले इसका स्टार्ट से देखना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आप देखें कि ये जैसे ही 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आया था, जो कि उस वक्त के जो भी उनके लीडर थे उन्होंने इनकलाब लेकर आए थे। फिर दूसरे इसके ये कोल्ड वार का पीरियड है ये जो हम चल रहे हैं, यानी कि मैं जो आपको मिसाल दी ईरान की, जो ईरान में रेवोल्यूशन आया था, जो कि उनके मुसलमानों के लीडर थे जिन्होंने ये रेवोल्यूशन लेकर आए थे। तो कोल्ड वार के दौरान फिर दो ही यानी कि पावर थे, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद एक और जंग दुनिया में क्रिएट हो गई जिसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो एंड हुआ वो 1990 में हुआ। असल में इस टर्म का जो आगाज है वो 1990 के बाद ही होता है। देखें फिर बहुत सारे अभी एक और करंट इशू चल रहा है जो अजरबैजान और आर्मेनिया के दौरान एक जो झड़प छिड़ी है, नगोर्नो कराबाख, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे वो काफी पहले भी 1992 में 1994 में वो काफी जंगे हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक बहुत तवील एक जो है ना एक जंग क्रिएट हो गई है जो कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है ना बहुत वो यानी कि नुकसान का बाइस बन सकता है, या वर्ल्ड वॉर 3 का भी उसमें एक आंसर नजर आता है। अब देखें इसमें इस टर्म को और आप यानी कि ब्रॉड करें इस टर्म का, यानी कि इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम का खौफ। फोबिया किसी भी चीज का खौफ होता है, किसी भी चीज से डर होता है। तो यानी कि दुनिया जो है वेस्टर्न ममालिक जो है या दीगर इस्लाम यानी कि दीगर मजहब के जो लोग हैं वो इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को डिग्रेड कर रहे हैं। अब आप देखें जैसे ही 9/11 का वाकया होता है, यूएस का जो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको किसी भी हवाले से जो यानी कि गिराया गया, जिसने भी गिराया वो एक 3rd था, आप उसी को क्रिटिसाइज करते। फिर पूरी जंग क्रिएट हो गई अफगानिस्तान में 9/11 में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके खिलाफ थे कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उधर वो जो दाइश है या अलकायदा है जिसके खिलाफ भी ये ऑपरेशन हुआ है उसमें दीगर भी लोग यानी कि इन्वॉल्व हो गए। फिर वहाँ सिविलियन भी मारे जा रहे हैं काफी। फिर पाकिस्तान की भी जो यूएस ने मदद मांगी तो उसमें भी एक है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात आप देखें ईरान पर जो सैंक्शन लगाई है यूएस ने, वो भी एक देखने की जरूरत है क्यों लगाई गई है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे यानी कि मुसलमान रहते हैं, उस पर सैंक्शन लगा दी, उस पर कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा। वो न्यूक्लियर बनाना उनका हक है, अगर वो यूएन में तस्लीम हो जाता है तो वो बना सकते हैं। फिर इसके अलावा आप कश्मीर में देखें 0.9 मिलियन जो लोग यानी कि 8 मिलियन के करीब 80 लाख के करीब मुसलमान वहां पर मौजूद हैं। इस पे 0.9 मिलियन यानी कि 9 लाख के करीब वहां पर फौज तैनात है इंडिया की, जो कि मैं समझता हूँ इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ है। यानी कि इंसानियत के क्या मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है जो कि किसी भी मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। ये कोई भी मजहब जो है ना यानी कि उसमें आर नहीं है, किसी भी मजहब में ये इजाजत नहीं है कि वो दूसरे मजहब को जो है डिग्रेड करें, ना इस्लाम में ना दूसरे मजहब में। बहुत सारी आयत हैं, ब्रह्मा सूत्रा की भी है कि भाई देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट एट ऑल, नॉट एट सेकंड, यानी कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह एक खुदा है, मुसलमान मानते हैं, दीगर मजहब भी मानते हैं। फिर बाइबल में भी ये आया है बार बार इस तरह का। तो एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना। फिर आप सीरिया को देखें 2011 के बाद सीरिया में 0.5 मिलियन पीपल जो है वो आउटसाइड ऑफ द सीरिया है, यानी कि उनको बेघर हो चुके हैं और उनको कोई पना नहीं दे रहा। तुर्की के अलावा, जॉर्डन के अलावा उनको कोई पना नहीं दे रहा। ये क्या यूएन को दिख नहीं रहा? ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं? और फिर मुसलमानों का भी इसमें जो है ना काफी किरदार है इस जगह तक पहुंचने का कि वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। तो हमें भी देखना पड़ेगा। ओआईसी हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद, वो क्या कर रही है वो उसका तो कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा किरदार क्या है। यूएन तो चले वो पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है,
OIC तो हमारी है ना मुसलमानों की, अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, 25 मुसलमानों ने कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें सबका किरदार है, और खुसूसी मुसलमानों का। भले आप मजहबी जो है हमारे जो दीगर यानी कि सेक्ट हैं, फिरके हैं, वो भले अपनी रस्म और रिवाज आप करें, सबको आज़ादी हासिल है, इस पर कोई आर नहीं है, लेकिन हमारे उल्मा को चाहिए कि इस तरह की अभी हमें एक होने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए यानी कि मिसाल है कि अगर अब नहीं होंगे एक तो फिर कब होंगे। यानी कि अगर पूरी दुनिया में एक इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपागेंडा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप देखें US और मैक्सिको के दरमियान पहले भी यानी कि जंग हुई है, रुक जाती है। दीगर ममालिक अंग्रेजों के दरमियान या वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान जंग होती है, लेकिन रुक जाती है। कश्मीर में हो रही है, कोई नहीं रुक रही। इराक में कब से चल रही है, कोई नहीं रुक रही। यमन में चल रही है, कोई नहीं रुक रही। ईरान में इतना मुसलमानों को किया जा रहा है, कोई नहीं रुक रहा। अफगानिस्तान में इतना मामला चल रहा है, कोई नहीं रुक रहा। एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये इस्लामोफोबिया। तो इसको कौन रोकेगा? UN रोकेगी। चले UN अगर आप इस पे नहीं देखें तो मुसलमान रोकेंगे। इस पे हमारे उलमाओं का बहुत बड़ा किरदार है, जो कि काफी उलमा हमारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लेकिन कहीं कहीं ये भी किया जा रहा है कि वो, अब मैं बोल ही देता हूँ कि सुन्नी शिया को जो है ना वो लड़वाने के लिए इस तरह से बिल्कुल फिरका वारियत। भले आपका मजहबी वो है, पाकिस्तान सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे इतने सारे दोस्त जा रहे हैं अहले तशय्युई, और ये हम साथ बैठते हैं, सारी चीजें मामला हमारे साथ होते, कभी हमने मजहब पे बात नहीं की, क्योंकि वो उनका राइट्स है। वो जिस भी फिरके को मानते हैं या उसकी रस्म और रिवाज जो इबादत करते हैं, वो उनका राइट्स है। मैं कोई नहीं होता उनको कोई कहने वाला, या मेरा अपना राइट्स है। मैं किसी भी मसलक को फॉलो करता हूँ इस्लाम का, तो ये मेरा राइट्स है। अब हमारे जो अक्सर तो नहीं बहुत यानी ये काफ़ी जगह पे ये देखने को मिलता है कि उलमा हमारे ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो फिरका वारियत को यानी कि कर रहे हैं। तो हम किस तरह जा रहे हैं? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है। सारे दीगर जो थिंक टैंक है, दुनिया के जो लोग हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और हम आपस में ही नहीं कर रहे। भाई अगर मेरे घर में झगड़ा होता है तो क्या मैं उसको बाहर जाके बताऊंगा कि भाई मेरे घर में ही हो रहा है? घर की बात हम घर में ही निपटाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये हमारा मुसलमानों का आपस का मसला है, और हम आपस में डील करें वो ज्यादा बेहतर है। दुनिया को बताना या हम आपस में ही ऐसे फिरका वारियत वाले इशू उठाना, तो मेरे को तो ये मेरी मोहतबाना गुजारिश है हमारे उलमाओं से कि इस तरह को मेहरबानी करके ये आप भले आप अपने मसलों को फॉलो करें, लेकिन ऐसे फिरका वारियत नहीं कराएं। हमें तो बहुत सारी जंगों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम क्यों फिर इस चीज के पीछे जा रहे हैं कि हम आपस में ही पहले लड़ें फिर बाद में जाके देखेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामोफोबिया इस तरह से हमें जो है ना हावी हो रहा है हमारे ऊपर दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नजरिए के मुताबिक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और ज्यादा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या मैं इस नजर से देखता हूँ कि इस तरह होना चाहिए। वरना हम जो है वो कसाई के पास आपने देखा होगा, सुबह आप मुर्गियां लेने जाते हैं, गोश्त, मुर्गी का गोश्त, तो इतनी सारी मुर्गियां भरी हुई होती हैं, लेकिन जब वो जैसे ही पिंजरे में हाथ डालने के लिए मुर्गी निकालते तो सारी पीछे भागती हैं। वो एक एक करके सारों को निकालता रहता, और शाम में आप देखें उसका पिंजरा पूरा खाली रहता, कोई भी नहीं बचता। तो ऐसे हमारी मिसाल है। वो ईरान के खिलाफ जा रहा है, इराक के खिलाफ जा रहा है, जो भी दुनिया की जो खिलाफ है मुसलमानों के, इस्लामोफोबिया के प्रमोट करते हैं इस्लामोफोबिया, वो यही कर रहे हैं। उनकी मिसाल इस तरह ही है, वो एक एक करके हमारी तरफ आ रहे हैं। ईरान को टारगेट कर रहे हैं, इराक को टारगेट कर रहे हैं, यमन को टारगेट कर रहे हैं, सीरिया को टारगेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, फिर कश्मीर भी टारगेट हो रहा है। तो बचा ही क्या है? यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपस में लड़ने में लगे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना एक होने की जरूरत है। अगर हम अभी यूनाइट नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? और अदिल भाई, इसके अंदर आप अगर बताया जाए कि यूनिटी कैसे आएगी, कि हम खुद जो है शिया सुन्नी जैसे आपने बताया फिरका वारियत, तो ये खत्म कैसे करी जाए, इसके बारे में थोड़ा भी बताएं। मैंने जैसे आपसे शुरू में ही बात की थी कि इसको खत्म करने का आसान तरीका है, आप भले इख्तलाफ रखें, जो कि अच्छी बात है, इख्तलाफ करना आपको होना भी चाहिए एक दूसरे के इख्तलाफ से, लेकिन वो आप मस्जिदों में बैठ कर, इमाम बारगाहों में बैठ के, सड़कों पे बैठकर इस तरह से अहले तशय्युई सुन्नी अहले हदीस आपस में करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमें एक होने की जरूरत है। आप भले मजहबी, जाहिर सी बात है कोई किसी को नहीं रोक सकता। मेरा जो मसला है मैं उसको फॉलो करूंगा, और जो मेरा राइट है, जो अहले तशय्युई हमारे भाई हैं या अहले हदीस या देवबंदी जो भी हमारे हैं, अहले सुन्नत के और भी फिरके हैं, ये मजहबी राइट है हर किसी का। हमें तो ब्रॉड माइंड देखना ना, हमारे मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम इस तरह से पड़ जाएंगे तो वो मुर्गी वाली मिसाल है कि हम एक दूसरे से बचते रहेंगे,
फिर शाम में जब देखेंगे 1 साल बाद 10 साल बाद वो पूरा पिंजरा खाली मिलेगा। एक दिन नंबर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल, यानी कि अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर इसको बहुत इसके मामला होने वाले हैं। पहले अफगानिस्तान ही था ना कोल्ड वार के बाद इस्लामोफोबिया का मेन मरकज। उसके बाद देखें आप यमन भी हो गया, सीरिया भी हो गया, ईरान को भी उन्होंने कहीं ना कहीं लपेट लिया है, अब इराक को भी देख रहे हैं वो, और फिर कश्मीर भी है, और फिर पैलेस्टाइन का इशू है, वो भी अभी तक यानी कि सोल्व नहीं हुआ है। 70 सालों से 75 सालों से जितना भी उसका अरसा लग गया। तो ये क्या है, सीधा इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आप रोकेंगे नहीं तो ये बहुत यानी कि हमारे लिए नुकसान होगा। हमें फिरका वारियत नहीं करना, हमें अपने घर के मामला घर में ही निपटाना है, और दूसरों का मुकाबला करने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। तो मैं तो यही, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है।